हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस ऑफ द डे। इकलौता हमारा चैनल है जो दोनों न्यूज़पेपर एक साथ कवर करता है, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल के साथ इन अ ट्रू सेंस। ट्रू सेंस मीन्स सारी चीज़ें कवर होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है फॉर द सेक ऑफ कवरेज हम एक घंटे में कुछ चीज़ें छोड़ दें। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स एंड बैकग्राउंड स्टोरीज अलॉन्ग विथ एडिटोरियल्स आर कवर्ड हियर एवरी डे। सो डू वॉच इट रेगुलरली। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस होल्डर्स ही क्यों ना हो, जस्ट फॉर द रेविंग ऑफ योर न्यूज़ प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो आज शुरू करते हैं। मंडे 26 दिसंबर है आज। उधम सिंह का बर्थडे है। उन्होंने जनरल ओडायर का मर्डर किया था लंदन जाकर। ठीक, ओडायर कौन है? इन्होंने जालियांवाला बाग जो हुआ था मैसेकर, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। सत्यपाल और किचलू, सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग जालियांवाला बाग में। जनरल ओडायर जो वहाँ पे कमांडर थे, इन्होंने शूटिंग का ऑर्डर दे दिया था कि सबको गोली मार दो, और काफ़ी लोग मारे गए थे। ठीक, फिर उसके बाद आज इम्पोर्टेंट है सिखों के लिए, आज वैसे बहुत इंपॉर्टेंट डे है। फतेह सिंह और जोरावर सिंह, ये इनका कत्ल कर दिया गया था। किसके द्वारा? वजीर खान 1705 में। ये गवर्नर, मुगल गवर्नर था पंजाब, सिंध में सरहिंद कहलाता था उस टाइम पे। और ये फतेह सिंह जोरावर सिंह कौन है? ये सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे थे जिनका मर्डर कर दिया गया था। और आज ही के दिन सन 2004 में सुनामी आई थी, तो बहुत इम्पोर्टेंट डे है आज का। तो चलिए चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो रेडी टू वर्क विथ इंडिया फॉर स्टेडी ग्रोथ ऑफ टाइज, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना वांग यी। दे आर सेइंग दैट बोथ कंट्रीज आर कमिटेड टू अपहोल्ड स्टेबिलिटी इन बॉर्डर एरियाज। तो डिप्लोमेसी का तो देखिए कोई तोड़ है ही नहीं। ऐसा कुछ भी संसार में नहीं है जो आप कोई भी डिस्कशन 20 मिनट में कर उसका सोल्यूशन ना निकाल पाए। बहुत पुरानी कहावत है। In riveting political drama in Nepal, प्रचंड नेम्ड प्राइम मिनिस्टर। पुष्प कमल दहल को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने होंगे हमें कि उनकी प्रेसिडेंट है बिंदिया देवी भंडारी, और जो अभी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए वो थे प्रचंड। ठीक, पुष्प दहल प्रचंड। और उनकी पार्टी का क्या नाम है? इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर। ठीक है, और ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और नेपाल के बारे में क्या स्टोरी है? रोटी बेटी का रिलेशन है इंडिया और नेपाल का। रोटी बेटी मीन्स जो बॉर्डर एरियाज हैं बहुत पोरस है, तो इस साइड और इस साइड रहने वालों के बीच में बेटी वगैरह ब्याही जाती हैं, और एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ, ट्रेड वगैरह करते हैं। और नेपाल में ही हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। ठीक, माउंट एवरेस्ट वहीं पर है, और इसकी हाइट अभी रिवाइव हुई थी तो 8,848 मीटर्स के अलावा फिर 86.86 मीटर इसकी हाइट फिर से नापी गई, तो करेक्शन किए गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन है। और कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो 1815 में एक हमारी ट्रीटी हुई थी ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में। तो वहां से ही, इस ट्रीटी के बेसिस से ही गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी में सर्व करने लगी, जो अभी तक जारी है। और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950 एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हमने साइन की नेपाल से, और उसी के तहत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे गवर्न होते हैं। ये इकलौता ऐसा राष्ट्र है जो अभी तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। ये बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, जीके का क्वेश्चन। और ये ओल्डेस्ट कंट्री आप कह सकते हैं साउथ एशिया की। स्ट्रेंज बट ट्रू। तो नेक्स्ट क्या है? आगरा मैन फ्रॉम चाइना टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। चाइना से जो लोग आ रहे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है उनकी, और उसमें पाया गया कि आगरा का एक आदमी है जो चाइना से आया है, उसे कोविड-19 हुआ है। नेक्स्ट, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। ये इतनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं लगी मुझे, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू कवर। स्टेट से क्या है?
जैसा मैंने बताया बैकग्राउंड में कि 6 अर्ज टू ऑब्जर्व December 26 एज साहिबजादे शहादत दिवस। तो वही जो 2 बेटे जिनका कत्ल किया गया था उनकी याद में सिखों की डिमांड है कि ये साहिबजादे शहादत दिवस के नाम से मनाया जाना चाहिए। बाकी इस पेज से कुछ इम्पोर्टेंट, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। अब टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में यही न्यूज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट लगी कि रेलवेज टू मॉडर्नाइज स्मॉल स्टेशंस अंडर न्यू स्कीम। तो 1000 स्मॉल स्टेशंस, स्मॉल येट इम्पोर्टेंट स्टेशन रेलवे इज प्लानिंग टू मॉडर्नाइज अंडर इट्स न्यू अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो ये स्कीम है और ये किस बारे में है? अमृत भारत स्टेशन स्कीम टू रिवाइव और यू कैन से मॉडर्नाइज स्मॉल स्टेशंस। द इमर्जिंग ओमिक्रॉन सब लिनेजेस, ये हमने आई थिंक कवर कर लिया है परसों कि कितने बूस्टर डोज में था ये करंट अफेयर बूस्टर में, लेकिन करंट अफेयर बूस्टर अभी स्टॉप कर दिया गया है जस्ट टू गिव अ मेक ओवर टू इट। थोड़ा सा इम्प्रूव करना है 1 जनवरी से पहले, तो अभी आएगा 1-2 दिन से रेगुलरली। जैसे ये रेगुलर हम मॉर्निंग में वीडियो लेकर आते हैं, वैसे करंट अफेयर बूस्टर भी हमें रेगुलर ही लाना है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि until recently China remained successful in containing the spread of disease owing to its zealous zero covid policy। पर जैसे ही जीरो कोविड पॉलिसी में छूट दी गई, बहुत सारे केसेस राइज होना भी शुरू हो गए। SARS-CoV-2 sequencing data previously submitted from China, ठीक है, it shows that over the months country has seen isolated case linked to multiple variants of virus। तो कौन कौन से वेरिएंट की बात हो रही है? तो जैसे SARS-CoV-2 है, इसका वेरिएंट है ओमिक्रॉन और इसका वेरिएंट है BF.7 जो अभी फिलहाल चाइना में फैल रहा है। लेकिन इसके केवल BF.7 नहीं है, इसका एक BA.2.75 है, फिर BF.5 है, फिर BQ.1.1 है, और इंडिया में कौन सा फैल रहा है वो है XBB। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द कास्ट रो इन KR नारायण इंस्टीट्यूट इन केरला? KR नारायण इंस्टीट्यूट है वहाँ केरला में। 83 स्टूडेंट्स ने ये कहा कि वो डायरेक्टर जो है शंकर मोहन, उनको हटाया जाए। कुछ इनका डिस्क्रिमिनेशन किया है उन्होंने जाति के आधार पर। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस जो हेडलाइन है बस वही देखना है और आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है। तो रही बात डिस्क्रिमिनेशन की, तो अभी हाल में एक और बेंगलोर से एक केस आया था जिसमें एक टीचर ने ऑनलाइन क्लास में अपने स्टूडेंट को टेररिस्ट बोल दिया था। टेररिस्ट, ठीक, मुसलमान था वो, इसीलिए तो वो मजाक पसंद नहीं आया लड़के को, उसने इशू रेज किया और उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है, जैसे ये केस हो गया, ठीक, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये हमें राइट देते हैं, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, किसी तरीके का जाति, रंग, ठीक है, प्लेस के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। रिलीजन के आधार पर हो चाहे किसी भी आधार पर हो। इवन पर्सन विद disabilities, transgenders, they have equal rights just because they are human, they should be treated as equals। next, अभी जुडिशरी में बहुत केसेस पेंडिंग है, 5 करोड़ के आसपास पूरे देश में है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये लॉ मिनिस्टर ने खुद कहा है। ठीक है, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है पूरी कंट्री में और 17,000 अप्रॉक्स तो सुप्रीम कोर्ट में ही है। तो आप सोच लीजिए बाकी क्या हाल होगा। तो ये सजेशन दिया गया कि भाई रिटायरमेंट एज बढ़ाई जा सकती है, और एडिटोरियल भी हमने कवर किया था, उसमें भी कुछ ऐसा सजेशन था कि एडहॉक जजेस जो होते हैं, रिटायर्ड जजेस को बुला के जो कोरम है उसे कंप्लीट किया जा सकता है। और वो अभी भी इतने, अब जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो उनका एक्सपीरियंस भी इतना बेकार नहीं होता है। 62 में अगर रिटायर होते हैं हाई कोर्ट में, इवन 65 में भी दे कैन सर्व वेरी वेल, तो उनका यूज किया जाना चाहिए। तो जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा है
कि जो अगर रिटायरमेंट एज हम बढ़ा भी देंगे तो जो नॉन परफॉर्मर्स हैं सारे तो अच्छे होते नहीं, कुछ तो परफॉर्मेंस इनका सबका अच्छा तो होता नहीं, उन लोगों को ये बेनिफिट करेगा, तो उनकी तो रिटायरमेंट एज बढ़ जाएगी, उन्हें तो मॉनेटरी बेनिफिट्स वगैरह सब मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये आर्गुमेंट इतना भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक, और यहाँ पर एक अमेंडमेंट बिल की बात की गई है 114, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट लाने के लिए जो बिल है, कौन सा बिल है, 114 नंबर इसका 114, 2010 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये 62 से 65 जो ईयर ऑफ रिटायरमेंट है एज का, ठीक है, ये हाई कोर्ट जजेस का, इसको चेंज करने की बात इसने की थी। हाउएवर इट वाज नॉट टेकन अप फॉर कंसिडरेशन इस पार्लियामेंट में नहीं स्वीकार किया गया डिस्कशन के लिए, और जैसे ही डिसोल्यूशन हो गया 15th लोकसभा का, वो भी बिल चला गया। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड और इम्पॉर्टेंट है ये। ऐसे ही एक और बिल है 108, ये है विमेन रिजर्वेशन को 1/3 करने के लिए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जो वुमेन रिजर्वेशन प्रॉमिस करता है, जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 108 था, एग्जाम में देखा था मैंने स्टेट पीएससी की। और ये 114 बिल किससे रिलेटेड है, 62 और 65 से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये लैप्स हो गया है, ये वाला अभी न्यूज़ में बना रहता है वुमेन रिजर्वेशन वाला। ओके, नेक्स्ट है कैग डिटेक्ट्स डिस्क्रिपेंसीज इन आसाम एनआरसी एक्सरसाइज सजेस्ट एक्शन अगेंस्ट हजेला विप्रो। तो जैसा आपको पता है कि एनआरसी एक्सरसाइज जो होती है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन आसाम, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी हुई। तो एक प्रतीक हजेला, ये आईएएस ऑफिसर, ठीक है, फ्रॉम एमपी कैडर के थे, उनको प्रभार दिया गया था भाई ये सब एक्सरसाइज करो। तो कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसने अभी रिपोर्ट दी थी डीआरडीओ के रिलेटेड कि भाई वो क्या इनएफिशिएंट संस्था होती जा रही है, तो उन्होंने ये बताया कि एनआरसी जो आसाम में हुआ वो थोड़ी गड़बड़ी है वहाँ, और एक्शन होना चाहिए हजेला के खिलाफ, और जो कंपनी अलॉट की गई थी पूरे एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए विप्रो, उन दोनों के खिलाफ। इस पेज में भी सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। पीएम मोदी ने अपील की है कि सेलिब्रेट करें फेस्टिवल्स, लेकिन कोविड-19 प्रिकॉशन के साथ। उन्होंने कल मन की बात कही है, और उन्होंने एक बहुत अच्छा डेटा दिया है कि 2022 के बारे में कहा कि वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम हुए, सरपासिंग फिगर ऑफ 220 करोड़ वैक्सीनेशन, 220 करोड़ वैक्सीनेशन किया हमने, और एक्सपोर्ट ने $400 बिलियन क्रॉस किया। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, मन की बात से भी अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल कर आते हैं जो एग्जाम में काम आएंगे। फिर है नेक्स्ट, सानिया मिर्जा ऑफ यूपी ऑन द फ्लाइट पाथ टू बी इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फाइटर पायलट। यस, दिस इज समथिंग टू चीयर अबाउट। सानिया मिर्जा जो टेनिस प्लेयर हैं वो नहीं, ये दूसरी सानिया मिर्जा है। ये एनडीए की रैंक उनकी 149th, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो 12th के बाद आप आर्मी ऑफिसर बनने के लिए एग्ज़ाम देते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस का एग्ज़ाम देते हैं, तो ये एनडीए वाला है। तो उन्होंने 149th रैंक लेकर आई, सानिया मिर्ज़ा यूपी की हैं, और वो पहली इंडिया की वुमेन फाइटर पायलट बनना चाहती हैं। तो अभी बनी नहीं है, बनेंगी, क्योंकि एनडीए जब आप होते हैं खड़गवासला पुणे में ट्रेनिंग के बाद, आपको जो आपकी चॉइस है उसके हिसाब से आपको फिट बैठते हैं तो दिया जाता है। सीपीसीबी रिपोर्ट शोज फ्यूअर पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस बट वर्स्ट वंस रिमेन अनचेंज्ड। तो सीपीसीबी क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने रिपोर्ट दी है कि नंबर ऑफ पोल्यूटेड स्ट्रेचेस इन इंडियाज रिवर्स हैज फॉलन 351 से 311, जो जैसे नदी है यहाँ से यहाँ, तो कुछ स्ट्रेचेस होते हैं जो ज़्यादा पॉल्यूटेड होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली बिकॉज दे आर प्रॉक्सिमिटी टू इंडस्ट्री और सिटीज़। तो ये स्ट्रेचेस जो थे हमारी नदियों में, वो 351 351 आइडेंटिफाई किए गए थे, वो घट के 311 आ गए। बट
देयर इज अ कैच कि नंबर ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस इज प्रैक्टिकली अनचेंज्ड। ठीक, जो मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस जो पहले भी थे वो भी वैसे के वैसे ही हैं। तो यहाँ पर डेटा है और ये भी कह रहा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक्सीडिंग 3 मिलीग्राम पर लीटर। 3 मिलीग्राम पर लीटर, क्या ये BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और एक और है COD। इसमें अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है कि आखिर डिफरेंस है क्या। तो जैसे पोल्यूटेंट्स होते हैं पानी में किसी भी वाटर बॉडी में, तो उसे ऑर्गेनिकली ठीक है डिसइंटीग्रेट करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और COD क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ये जैसे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ये रिएजेंट है केमिकल, ये कैसे डिसइंटीग्रेट करता है ये उसके बारे में है किसी पॉल्यूटेंट को। ठीक, तो ये दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए आज ही, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रीलिम में, हैज द पोटेंशियल टू बी आस्क्ड। और ये पूरा डेटा ही इंपॉर्टेंट है CPCB का, वाटर पॉल्यूशन कितना है इस कंट्री में, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड भी ये देते हैं डेटा। और उन्होंने कहा कि वाइल गुजरात एंड यूपी हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रायोरिटी 1 रिवर स्ट्रेचेस, महाराष्ट्र हैड द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस ऑफ 55 फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। वर्ल्ड अफेयर में क्या है, रोहिंग्या रिफ्यूजी बोट लैंड्स इन इंडोनेशिया आफ्टर अ मंथ एट सीज। तो म्यांमार है, और इसे मैप में देखना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये म्यांमार स्टेट है और यहाँ ये राखीने प्रोविंस, तो ये राखीने जो स्टेट है म्यांमार का, ये वाला रीजन, यहाँ रोहिंग्या मुस्लिम होते हैं, मतलब वहाँ रहते आए हैं। लेकिन एक्चुअली ये बुद्धिस्ट डोमिनेटेड कंट्री है, तो यहाँ क्लैशेस बढ़ रहे हैं हाल के कुछ सालों में। इवन ये भी कहा गया कि वहाँ की मिलिट्री इज कोलाइडिंग विद द बुद्धिस्ट और उनके खिलाफ ऐसे वायलेंस करती है। और रोहिंग्या के खिलाफ भी एलिगेशन है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी चीज़ों में पार्ट करते हैं, काफ़ी रेडिकलाइज्ड है। तो ये बांग्लादेश में एंटर करना चाहते हैं, बांग्लादेश में ऑलरेडी बहुत सारे हैं, और इवन इंडिया में भी ये आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ठीक है, हम ओपन माइंडेड हैं हम लोग, हमारी कंट्री शुरू से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेशनल सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज़ किया जाए। तो ये भी हर दूसरे तीसरे महीने में एडिटोरियल आता रहता है इन्हीं से रिलेटेड। जो माइग्रेंट्स हैं हमारी कंट्री में जो आते हैं उनके खिलाफ, उनके लिए कोई पॉलिसी तो है नहीं हमारे यहाँ, तो पॉलिसी के लिए भी एडिटोरियल आता है। और ये इंटरनल सिक्योरिटी इनसे जो हो रहा है रोहिंग्यास की वजह से, ये भी पॉलिटिकल इशू भी बनता है ये बीच बीच में। अभी आज की न्यूज़ है कि ये इंडोनेशिया में बहुत लंबी यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। वो मुस्लिम कंट्री है, लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इंडोनेशिया, और वहाँ पर ये रिस्क लेकर पहुँचते हैं। और ऐसा ये यहाँ बस नहीं है, यूरोपियन यूनियन में भी ऐसा होता है कि जो क्राइसिस रिलेटेड कंट्रीज जैसे सीरिया वगैरह हो गई, और दूसरी और भी लीबिया है, यहाँ से लोग पहुँचते हैं सीधे डेवलप्ड कंट्रीज़ इटली वगैरह, बहुत मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके, और रास्ते में ही उनकी डेथ भी हो जाती है। बहुत रिस्की ये इनकी यात्रा होती है। ऑस्ट्रेलिया तक लोग जाते हैं, ठीक, लेकिन वहाँ पर उनको जैसे वो केस हुआ था कोमागाता मारू इंसिडेंट, वैसा ही कुछ हो जाता है, अथॉरिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करती हैं वगैरह वगैरह। तो ये आप मैप में देख लें, म्यांमार कहाँ है, उनके पड़ोसी देश, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक, ये चाइना भी इनका पड़ोसी देश है, लाओस ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक्ड कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया। तो देखिए आप, केवल लाओस है यहाँ, वियतनाम का भी कोस्ट है, कंबोडिया का भी है, और वियतनाम के बाद कंबोडिया थाईलैंड का भी है, लेकिन लाओस का नहीं है। तो म्यांमार से देखिए लाओस कवर हो गया आपका, लैंड लॉक्ड कंट्री है, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और राकीने स्टेट किधर है, वो यहाँ है, बे ऑफ बंगाल को टच करते हुए। तो आज के मैप में म्यांमार हो गया। और ये न्यूज़ है मालदीव से, मालदीव की कैपिटल है, जहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को
ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में डालने की अब बात हो रही है। तो कुछ तो है, देखिए हमारी डेमोक्रेसी और ये दूसरी कंट्री साउथ एशिया की डेमोक्रेसीज में कुछ तो फॉल्ट है। हमारी डेमोक्रेसी में नहीं है, मतलब उनमें फॉल्ट है। हमारी डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर होती जा रही है और वहीं ये दूसरी डेमोक्रेसीज हैं तख्ता पलटकू जैसी सिचुएशन, ठीक है, इकोनॉमी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और ये जो एक्स पीएम होते हैं, एक्स प्रेसिडेंट होते हैं, उनको जेल में डालने का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ एक तहजीब है, एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी और या ये कहें कि समझदारी है कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत हैं लेकिन फिर भी हम इस तरह की चीज़ें नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हम जिस तरह से मैच्योर हुए और हमने कैसे सफलता पाई, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एग्जाम में। मिलियंस इन यूएस हंकर डाउन फ्रॉम डेडली मॉन्स्टर स्टॉर्म। यूएस में स्टॉर्म आया, ठीक है, और forecaster attribute blizzard to a bomb cyclone which is formed when atmospheric pressure drops quickly in a storm। तो वहाँ पे जियोग्राफिकल फेनोमेना है ये, अब एक दो दिन ये न्यूज़ में रहने वाला है, नो डाउट। और जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में होते हैं, वैसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर आता है, बॉम्ब साइक्लोन इसे नाम दिया गया, ठीक, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरीके से लो हो जाता है कि बहुत बड़ा स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है, तूफान चक्रवात जिसे कह सकते हैं। और ये 24 लोगों की डेथ हो गई यूएस जैसे स्टेट में, दे वर कॉट बाय सरप्राइज। और ये भी क्लाइमेट चेंज का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। 4 फॉरेन एनजीओ स्टॉप वर्क इन अफगानिस्तान आफ्टर तालिबान बैन ऑन वुमेन स्टाफ। हमने कल देखा कि अफगानिस्तान की तालिबान रजीम ने कहा है कि एनजीओ वुमेन हायर नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो ड्रेस कोड है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 4 फॉरेन एनजीओज ने काम ही करना बंद कर दिया। तो यही है, ऐसी चीज़ें करेंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। चाइना स्टॉप पब्लिशिंग डेली कोविड फिगर्स। यस, देखिए आप, ये रिजीम है, यही फ़र्क है चाइना में और मैंने कहा इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो डेमोक्रेसी में मैच्योर होती जा रही हैं। चाइना इज़ ऑल्सो अ डिक्टेटोरियल रिजीम। उसने बोल दिया कि कोई खबर नहीं छापेगा कोविड के बारे में। जब छपेगी ही नहीं खबर तो पता ही नहीं चलेगा वर्ल्ड को क्या हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन ब्लैक होल भी कहा जाता है चाइना को, इम्पोर्टेंट टर्म है, फ्रेज है ये इंटरनेशनल रिलेशन का, इंफॉर्मेशन ब्लैक होल। पुतिन सेज रशिया इज रेडी टू नेगोशिएट ओवर यूक्रेन क्राइसिस। अब बातें हैं बड़ी बड़ी, अब करना है नहीं, बातचीत नहीं हो पा रही है, इसी वजह से ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर खिंच रहा है। 24 फरवरी से जब से इन्होंने इन्वेजन किया है यूक्रेन का, तब से अभी तक ये सतत जारी है, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं। अब कह रहे हैं कि बात करेंगे लेकिन अपने शर्तों पर। ये पुतिन साहब हैं, ऐसे नहीं आराम से मानेंगे। और 6 आर्मी पर्सनल किल्ड इन बलूचिस्तान। हो गया है आज वर्ल्ड अफेयर्स में इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट इकोनॉमी सेक्शन में। इंडियन एक्सप्रेस में कुछ खास नहीं है आज, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। और इंडियन द हिंदू में भी वो एक बिजनेस वाला आया है, तो उसमें प्राइवेट जो बिजनेस है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसा बचाना है, ये सब ही है। तो वो इम्पोर्टेंट होता नहीं है इतना, उसके टर्म्स ऑलरेडी कवर हो जाते हैं जो दूसरे सिलेबस से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं इकोनॉमी की। और यहाँ पे भी इंडियन एक्सप्रेस में भी आप देख सकते हैं कि हाँ यही है कि सप्लाई स्केयर, चाइनाज कोविड वेव हैज़ इंडियन ईवी इंडस्ट्री नर्वस। तो चाइना के कोविड की वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है, नो डाउट। एक्सक्यूज मी, कई लोग कहते हैं कि जो डाइवर्जन है कंपनीज का चाइना से वो इंडिया में हो जाए तो इंडिया का बेनिफिट है, लेकिन यह सब बहुत कम हो रहा है। एप्पल हालांकि मैन्युफैक्चर करने वाला है इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स, चाइना में प्रोटेस्ट देखने को मिला था, न्यूज़ में आ रहा था बहुत कि लोग वहाँ पे खुश नहीं थे लॉकडाउन की वजह से। तो एप्पल डिसाइडेड टू इंटर इन इंडियन मेनलैंड टू प्रोड्यूस देयर फोन। तो ऐसे ही कई सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बन सकते हैं यहाँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ सुनने को आया नहीं। तो फिर भी कहीं ना कहीं ये सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी को झटका लगा है। और ईवी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो चाइना से बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एलिमेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं। कल ही हमने देखा
कि टेलीकॉम इंडस्ट्री हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो, ठीक, रेयर अर्थ मेटल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू चाइना इंपोर्ट। एक्सप्लेन में भी कुछ खास नहीं। 9 स्टेट स्टॉप्स ऑन रोड टू लोकसभा 2024 पॉलिटिकल न्यूज। इन इन्वर्जन ऑफ यूएस ट्रेजरी यील्ड्स अ रिसेशन इज फोरटोल्ड। वैसे तो ये यूएस इकोनॉमी के बारे में है, लेकिन इकोनॉमी से ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बेसिस कवर करने के लिए। थोड़ा सा इसे देखते हैं कि क्या होता है कि एक बॉन्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, बॉन्ड जिसे कहते हैं, जैसे इलेक्शन बॉन्ड होता है ना, ग्रीन बॉन्ड, वैसे नॉर्मल बॉन्ड ही हम देखते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर कि जब ये ट्रेजरी बैंक जो होती है गवर्नमेंट की, जैसे हमारा आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, आरबीआई ये सेल्स और परचेज करता है बॉन्ड का। तो ट्रेजरी मीन्स गवर्नमेंट, उसे गिल्ड कहते हैं यूके में और ट्रेजरी कहते हैं यूएस में, और इंडिया में भी चाहे गिल्ड कह दीजिए चाहे ट्रेजरी कह दीजिए। तो इनके बॉन्ड होते हैं, और ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम में कि ट्रेजरी बॉन्ड जो है कौन इशू करता है, सेंटर करता है या फिर स्टेट्स भी करते हैं। तो इसका आंसर सेंटर बताया था यूपीएससी ने आंसर की में, कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट इशू द ट्रेजरी बिल्स। ठीक, तो ये होते क्या है ये एक तरीके का पत्र होता है, जैसे कोई लेटर है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कागज ये सपोज, और वहां पे फेस वैल्यू दी होती है $100 की या 100 रुपीज की, सपोज रुपी में बात करते हैं, 100 रुपी आपको मिलेंगे। 95 में ये खरीदेगी गवर्नमेंट, 95 में, और आपको बोलेगी कि आपको 100 रुपये मिलेंगे इन केस ऑफ मैच्योरिटी। ये 100 रुपी का बॉन्ड कहला जाएगा। ठीक, और मैच्योरिटी पीरियड 1 साल का हो सकता है, 2 साल का, 3 साल का, जो भी है। तो यहां पर इसी के बारे में बात हो रही है कि यूएस में अभी यील्ड क्या होता है, किसी चीज से जो मिलता है हमें प्राप्त होता है उसे यील्ड कहते हैं। बॉन्ड से भी जो मिलेगा उसे यील्ड कहेंगे। तो यील्ड इन्वर्जन हो रहा है, जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन होता है ना, जियोग्राफिकल फिनोमेना, कि नॉर्मली टेम्परेचर जो हाइट के साथ घटता है वो रिवर्स हो जाए तो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। ऐसे ही रिवर्सल अगर यहाँ पर यील्ड में देखने को मिला बॉन्ड से रिलेटेड, तो उसे कहते हैं यील्ड इन्वर्जन। कैसे कि सपोज इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग पुअरली, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी, और कंट्री में ही रिसेशन चल रहा है। यूएस में रिसेशन चल रहा है मतलब जॉब ग्रोथ वगैरह नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन जिस तरीके से होना चाहिए और ग्रोथ वो उतना नहीं है, डिसइन्फ्लेशन की तरफ कंट्री जा रही है। तो क्या करते हैं ये लोग, अब ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बॉन्ड है, तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे कि सेफेस्ट होता है ये, जैसे गिल्ड एज सिक्योरिटी भी कहते हैं, ये सेफेस्ट ऑप्शन होता है अपना पैसा रखने के लिए। कि कुछ भी होगा गवर्नमेंट विल बी द लास्ट टू गेट या बैंकरप्ट। गवर्नमेंट बाद में, सबसे बाद में वही बैंकरप्ट होगी जब पूरी इकोनॉमी लुट जाएगी, तब गवर्नमेंट की बारी आएगी। तो अपना पैसा वो वहीं लगाते, सेफेस्ट कहलाता है ये इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में। तो जैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड फॉर एग्जांपल 5 ईयर प्लस, शॉर्ट टर्म हो गए 1 या 2 साल। तो लोग अपना पैसा लॉन्ग टर्म में लगाने लग गए, सारा पैसा, कि भाई मेरा पैसा बच जाए कैसे भी करके, तो मैं इसमें लगा देता हूँ, और अचानक से लॉन्ग टर्म यील्ड मिलने लगे गवर्नमेंट को, तो उसे कहते हैं यील्ड इन्वर्जन। और रिसेशन क्या होता है, रिसेशन जैसे क्वार्टर में डिवाइड होता है ईयर, Q1, Q2, Q3, है ना, एक क्वार्टर में 4 महीने, तो ये टोटल हो गए 12। तो अगर 2 क्वार्टर तक डिसइन्फ्लेशन बना रहता है, ये टेक्निकल डेफिनेशन है रिसेशन की, तो ये भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डेफिनेशन कि रिसेशन टिपिकली इन्वॉल्व्स ओवरऑल आउटपुट इन एन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टिव फॉर एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स। Q1, Q2 तक अगर आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, जीडीपी नेगेटिव हो रही है, तो वो रिसेशन कहलाएगा। ठीक है, तो रिसेशन कवर हो गया, यील्ड इन्वर्जन हो गया, ट्रेजरी बिल हो गए। अब इंडिया में इसका क्या असर हो रहा है, तो यील्ड इन्वर्जन वगैरह, अभी यूएस ने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिए, जो भी बॉन्ड वगैरह जो भी वो लोग आप डिपॉजिट होगा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे।
तो यहाँ डॉलर की कमी हो गई, दूसरे इकोनॉमी में सब यहीं इन्वेस्ट करने लग गए। तो इंडिया में भी यही हुआ, डिमांड एंड सप्लाई का इशू हो गया। डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, इसकी वजह से रुपी फॉल होगा। ठीक, एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट भी फॉल होगा। तो इकोनॉमी के लिए इतना भी अच्छा नहीं है। कैसे फॉल होगा? क्योंकि अगर डॉलर नहीं है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। किसी चीज़ की जब कमी हो जाती है ना, कोई चीज़ जब नहीं रहती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो डॉलर कम हो जाएगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, रुपये की घट जाएगी। ठीक, तो एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही रुपये की वैल्यू घटने से, लेकिन इंपोर्ट जो क्रिटिकल इंपोर्ट है उसमें भी इम्पैक्ट होगा। आज का वर्ल्डली वाइज मैं तो कहता हूँ बहुत ही अच्छा है कि वेलफेयर्स पर्पज शुड बी टू एलिमिनेट एज फार एज पॉसिबल द नीड फॉर इट्स ओन एग्जिस्टेंस। रोनाल्ड रीगन का ही है, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडियन जो गवर्नेंस है उसके लिए बिल्कुल एप्ट कोट है आज का। इसे नोट कर लें आप, और जो डिबेट चल रही है ना रेवड़ी कल्चर वगैरह की, उसमें आप यहाँ पे बढ़िया लिख सकते हैं कि भाई जैसे अगर आप किसी को वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड कराते हैं कि इतना चावल, इतना अनाज, जो भी है, फ्री में शिक्षा, कोचिंग, साइकिल वगैरह बांटते रहते हैं, और भी दूसरे जो वेलफेयर मेजर्स होते हैं, सब्सिडी वगैरह देते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वेलफेयर स्टेट है। हमारा जो स्टेट है वेलफेयर स्टेट कहलाता है ये, कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि बस रेगुलेशन करती है और मार्केट को अलाउ कर दिया जैसा करो वैसा। जो गरीब है, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, उनको सपोर्ट भी करती है। तो इस सपोर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आप निरंतर चला ही जा रहा है। जब से हम देख रहे हैं इतने सालों से पॉवर्टी अभी भी बनी ही हुई है। तो वेलफेयर मेजर का मतलब और पर्पस सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो उसका वेलफेयर हम दे रहे हैं, जो एग्जिस्टेंस है, वही खत्म हो जाए। इस तरीके से आप उनका सपोर्ट करें, इस तरीके से उन्हें बेसिक नीड प्रोवाइड करें कि वो एम्पावर्ड हो और फिर आगे बढ़ें खुद से। अब पहला एडिटोरियल है आज का कि राइट रेसिपी। ये अभी न्यूज़ थी कल की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बियॉन्ड दिसंबर बढ़ाया जा रहा है। फ्री में आपको गरीबों को राइस, व्हीट जो भी मिलता है वो अनाज सब मिलेगा। और ये कैसे फिजिकली प्रूडेंट नहीं है इसके बारे में चर्चा की जा रही है। और इन्होंने डेटा भी कल का ही दिया है कि 81.35 करोड़ पॉपुलेशन विल बेनिफिट फ्रॉम इट। फिर उन्होंने प्रोक्योरमेंट की बात की है कि सेंट्रल पूल से 55.46 मिलियन टन एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये स्टॉक करंट स्टॉक है अभी। ठीक है, ये कमी आई है हाल फिलहाल में। तो देयर इजंट दैट मच ग्रेन इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाज वेयर हाउस टुडे। आज इतना तो अनाज नहीं है, लेकिन ये यहाँ आते आते कहते हैं कि ठीक है पहुँचेंगे यहाँ। तो कह रहे हैं कि अनाज अभी इतना नहीं है, फिर भी प्रॉमिस कर दिए गए हैं। फिर ये कह रहे हैं कि फिजिकल इम्प्लीकेशन शुड नॉट बी टू हाई। इसका जो फिजिकल इम्प्लीकेशन है, जो खर्चा है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आई थी, यूपीए रेजिम, उसने ये लीगल राइट कर दिया था कि आपको 3/4 ऑफ पॉपुलेशन, अबाउट 67% ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि ये 75% रूरल एरियाज और 50% अर्बन एरियाज में देने की बात कही गई थी। टोटल मिला के 67% ऑफ होल पॉपुलेशन हो जाता है। तो ये 3/4 ऑफ इंडियाज रूरल एंड हाफ ऑफ इट्स अर्बन पॉपुलेशन को ये लीगल राइट दिया था एनएफएसए ने। मोदी गवर्नमेंट ने उसे कह दिया कि ठीक है सब फ्री, मतलब सब्सिडाइज फूड ही नहीं, 2 रुपये 3 रुपये नहीं, फ्री में मिलेगा आपको। उनसे भी एक कदम आगे। फिर ये कह रहे हैं कि अभी प्रोक्योरमेंट की बात करें, ज़रूरत की बात करें, तो प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे 90 to 100 मिलियन टन। ठीक, ये रिसेंट टाइम्स में एवरेज रिकॉर्ड किया गया। और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन कहीं ख़राब हो रहा है, पिछले 2-3 सालों से प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। तो ओवरफ्लोइंग हो रही है पब्लिक गोडाउंस की, मतलब अनाज प्रोक्योर बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए एमएसपी पे भी क्वेश्चन उठाया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सोइंग सीजन से पहले अनाउंस किया जाता है ना, किसानों के लिए कि आपको इतने पैसे पे हम आपका अनाज खरीदेंगे ही खरीदेंगे, मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक किसान अश्योर हो जाता है और वो अपना अनाज बेचने के लिए, चाहे प्रोडक्शन, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रोडक्शन थोड़ा सा भी अगर इन्फीरियर क्वालिटी का है तो भी सरकार ले लेती है, फिर उसे बांट भी रही है। देखिए, तो इन्होंने सजेस्ट किया है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन, कि एमएसपी वगैरह को थोड़ा सा
खत्म कर देना चाहिए पूरी तरीके से, और इसको रिप्लेस कर देना चाहिए पर हेक्टेयर इनकम ट्रांसफर। जो भी इनपुट होता है फार्मिंग में लगता है, चाहे फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, जो भी हो, वो आप पर हेक्टेयर के हिसाब से दे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। इस तरीके से एमएसपी वगैरह करने से लॉस हो रहा है, और एमएसपी पे ही सोचिए कितनी पॉलिटिक्स हुई, अभी कितनी किसान रैली वगैरह हुई, इसको लीगलाइज करने की बात हो रही है। तो जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचते हैं तो आपको जो बैलेंस्ड इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिकली प्रूडेंट स्टेप्स हैं, वो भी सजेस्ट करने चाहिए। तो आपका ये सजेशन हो सकता है कि टू मेंटेन आवर फिजिकल डेफिसिट, इस तरीके की चीज़ एमएसपी वगैरह में भी अगर कमी आए तो इट्स अ वेलकमिंग मूव। ठीक है, बाकी ये एडिटोरियल है, एम्पायर वर्सेस नेशन, यूक्रेन के बारे में है, जो भी है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द हिंदू में भी वही फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आर्टिकल छपा हुआ है, एडिटोरियल है, वही सेम चीज डिस्कस की है, लेकिन लास्ट में इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया अपना स्टैंस। वो दूसरे डायरेक्शन में इन्होंने बात की, वो तो एमएसपी से रिलेटेड था, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड था, और ये सीधे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है कि इसे यूनिवर्सलाइज कर देना चाहिए। यूनिवर्सलाइज, आप ये जो 67% पॉपुलेशन है जिसे आप अभी दे रहे हो फ्री फूड ग्रेन, आप यूनिवर्सल कर दीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी इन एग्जीक्यूशन इन फ्यू स्टेट्स सच एज तमिलनाडु। A scheme would be availed by anyone in need instead of flawed targeting system. टारगेटिंग सिस्टम पे ये इन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि आपके जो बेनिफिशियरीज हैं, बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन कौन करता है इन सब स्कीम्स में? स्टेट्स करते हैं। स्टेट जितना अच्छा आइडेंटिफिकेशन करेंगे उतना ही टारगेटेड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो 90s में आया था, 97 में आई थिंक टीपीडीएस लॉन्च किया गया था, उसमें जो दायरा है उसे घटा के सीमित कर दिया गया था कि इतने लोगों को अनाज मिलेगा। पहले यूनिवर्सल था हालांकि। तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर रोबस्ट है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो डिजर्विंग पुअर्स हैं, पुअरेस्ट ऑफ पुअर, और भी जो दूसरे क्राइटेरिया फिट नहीं होते हैं, उनके लिए दिक्कत हो जाती है। आधार कार्ड में भी ये कभी कभी इशू हो जाता है कि उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं छपते हैं, तो उनके साथ गलत ना हो, इसलिए यूनिवर्सल कर देना चाहिए। जिन्हें लेना होगा वो फ्री में अनाज लेंगे, जिन्हें नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। तो ये दूसरा डायमेंशन इस खबर से था जो द हिंदू में कवर हुआ। और ये कमल हासन का एडिटोरियल है यात्रा के बारे में, पॉलिटिकल है। फिर ये बिग कैश आईपीएल में जो अभी मिनी ऑक्शन हुआ उसके बारे में है। और ऊपर ये एडिटोरियल है कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन, इसे हम कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या इशू है। कि ये गवर्नर के आर्टिकल जो 200 में राइट्स हैं उसके बारे में है। ये जिस तरीके से गवर्नर के पास ये अधिकार है कि कोई बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है और वो स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसके राइट्स को, उसके जो पावर को कम करता है, या सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके पावर को कम करता है, और उसे लगता है गवर्नर को कि ये सही नहीं है, तो वो बिल को रिजर्व कर सकता है, एसेंट नहीं दे सकता। ठीक है, और वो कब तक के लिए ऐसा कोई डिसाइड नहीं है। और फिर आर्टिकल 201 की बात है कि ये जब प्रेसिडेंट को रेफर करते हैं, कोई भी उन्हें अप्रीहेंशन लगता है बिल में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को भेज देते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास भी ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म नहीं है कि इतने ही दिन में इन्हें पास करके भेजना है, वो भी पॉकेट वीटो ले सकते हैं इन केस ऑफ स्टेट प्रपोजल ऑफ एनी बिल। ठीक, तो ये दो आर्टिकल हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। इन्होंने कहा जब कॉन्स्टिट्यूशन में जब डिबेट हो रही थी और कॉन्स्टिट्यूशन फिर फ्रेम हुआ, बहुत सारे ग्लेयरिंग गैप्स भी छोड़ गया साथ में। उसमें एक इशू यही था कि एसेंट टू बिल्स व्हेन इट कम्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ठीक है, बाय गवर्नर एंड सब्सिक्वेंटली बाय प्रेसिडेंट। और बहुत सारे रिसेंट केसेस अभी हुए हैं, जैसे ऑनलाइन गैमलिंग वाला तमिलनाडु का था, लोकायुक्त वाला था केरला वाला। ठीक, तो उसमें गवर्नर ने असेंट नहीं दिया और एक्रोमेनियस रिलेशन जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ उनका रहा, न्यूज़ पे बना था। फिर ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम क्या है
कि ड्राफ्ट ऑफ जब आर्टिकल 200 आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जो थे, उन्होंने हाईलाइट किया था कि देयर इज नो टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड, टाइम लिमिट नहीं है भाई, ऐसा क्यों किया जा रहा है। फिर उन्होंने पुरुषोत्तम नाम्बूदरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1962 की बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की क्लैरिफाई किया कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इम्पोज एनी टाइम लिमिट। उन्होंने क्लैरिफाई तो कर दिया, लेकिन उन्होंने इसे चेंज नहीं किया। कोर्ट डिड नॉट हैव एनी ओकेजन टू प्रोवाइड अथॉरिटेटिव रूलिंग ऑन इट। उन पे ये बताया ही नहीं कि इस तरीके से, जैसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह जब केसेस आए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई स्पीकर को एक्शन लेने के लिए एक टाइम लिमिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंडेफिनेटली आप इस चीज़ पे आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये इसमें भी ये चीज़ हो सकती थी। फिर ये कह रहे हैं कि व्हेन अ गवर्नर विथ होल्ड असेंट, तो वो क्या करता है, विल ऑफ लेजिस्लेचर को डिनाई करता है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस है, क्योंकि पॉलिटिकली इलेक्ट होकर आते हैं लेजिस्लेचर, ये विल ऑफ द पीपल है, और गवर्नर जो है वो अपॉइंटेड अथॉरिटी है प्रेसिडेंट की, तो उसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से डिनाई करते हैं। दूसरा इशू उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट ने भी नीट एग्जाम्पशन बिल जो आया था तमिलनाडु असेंबली में पास किया था, उसे भी पॉकेट वीटो पे ले गए थे, उस पर भी फैसला नहीं दिया था, उसे भी सुधार होना चाहिए। तो ये क्या सुधार होना चाहिए, कॉल फॉर रिफॉर्म्स। तो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने सन 2000 में अपॉइंट की थी। उन्होंने रिकमेंड किया कि देयर शुड बी ए टाइम लिमिट, मे बी 6 मंथ्स। तो ऐसा नहीं है कि ये खुद से कह रहे हैं ऐसा मुकुंद पी उन्नी, ये जो कमिटीज आई हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन को सुधार के लिए या फिर रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उन्होंने भी सजेस्ट किया है। ये सरकारी कमीशन जो 1983 में अपॉइंट हुई थी, उसने भी यही कहा कि गवर्नर विल एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल अगेंस्ट हिस्ट्री लेजिस्लेशन। ट्रू है, जो हिस्ट्री लेजिस्लेशन है और ऑपरेशन है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके लिए सेफ्टी वॉल है गवर्नमेंट का ये एक्शन, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। द डिले फ्रॉम साइड ऑफ द गवर्नर इन ग्रांटिंग एसेट कैन बी अवॉइडेड बाय स्ट्रीमलाइनिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर क्या है कि प्रेसिडेंट गवर्नर का पहले तो असेंट हो इंट्रोड्यूस कराने में बिल, फिर वो पास हो, फिर उसके बाद फिर से गवर्नर के पास जाए, फिर नोटिफाई हो। तो इनमें अगर चेंजेस हम लाते हैं तो टाइम रिड्यूस होगा। तो उन्होंने लास्ट में कहा बाय प्रिस्क्राइबिंग टाइम लिमिट फॉर इट्स डिस्पोजल। अगर इन सब का टाइम लिमिट हम बना दें तो ये इशू नहीं होगा डिले का। फिर ये कहते हैं डिले थॉट्स रीजनेबलनेस, इट्स नॉट द गुड वे इन अ reasonable or rational democracy, it's a violative of rule of law, reasonable time is what is necessary। ये फिर से इन्होंने रेटरेट किया इस पॉइंट को। फिर लास्ट में इन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट दैट क्वीन रीन्स बट द मिनिस्टर्स रूल, अच्छा फ्रेज है कि ठीक है क्वीन का अपना शासन है लेकिन रूल तो हम कर रहे हैं, ठीक है रूल ऑफ लॉ है कंट्री में, लेकिन हम तो गवर्नर हैं, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा जाता है, जिसे वेस्टमिंस्टर भी कहते हैं। कि गवर्नर की ड्यूटी है, इट्स ओनली टू इंश्योर दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट इज वर्किंग विद इन दैट पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट डज नॉट मीन द गवर्नर कैन सिट इंडेफिनेटली ऑन द बिल्स। ऐसा नहीं है कि आप बस बैठ गए, ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये इसका काम है ये बिल वगैरह लाना, बिल ऑफ द पीपल को एग्जीक्यूट करना, और गवर्नर कैन नॉट सिट इंडेफिनेटली merely because there is no time limit। ठीक है, तो इसे चेंज करना चाहिए, ये पूरे एडिटोरियल में सजेस्ट किया गया है। तो इसी के साथ आज का एडिटोरियल एनालिसिस यहीं खत्म होता है न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं नए एडिशन के साथ। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी, बाय बाय।